नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में महिलाओं और बच्चों के प्रति अपराध होते हैं और उनसे संबंधित कानूनी संरक्षण इस विषय पर बात कर रहे थे। पिछली क्लासों में हमने महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के बारे में पढ़ा और उनके संबंध में कौन कौन से कानून उनकी रक्षा करते हैं, इस विषय पर हमने पिछली क्लासों में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब बालकों के प्रति होने वाले अपराधों को अपन इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। बालकों के प्रति अपराध और उनसे संबंधित कानून, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपके 5 मार्क्स के सवाल गारंटीड पूछे जाएंगे, मतलब पूछे ही जाएंगे। 5 मार्क्स के सवाल यानी कि 10 सवाल पूछे जाएंगे और उनके मार्क्स कितने होंगे? 5। ठीक है, तो ये कंफर्म पोर्शन है जहाँ से सवाल आने ही आने हैं। और आपका जो पुलिस विभाग एग्जाम करवा रहा है उसने स्पष्ट रूप से अपना सिलेबस, इस चैप्टर का सिलेबस अपनी वेबसाइट पर दे रखा है पीडीएफ के रूप में, तो कहीं और हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, बाहर की किताबों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस विभाग खुद कहता है कि इस चैप्टर का सिलेबस ये है और सवाल यहाँ से आएंगे, तो आपको इस चैप्टर में जो दिया गया है पहला काम है कि वहीं से पढ़े। बाहर से पढ़ने की इच्छा है तो पढ़ लीजिए, पर पहला काम आपका इसी पीडीएफ से पढ़ना है। तो हम महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध और कानूनों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपन बालकों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के संबंध में बात करते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं इसी पीडीएफ को एक एक करके आपके साथ में पढ़ाता जाऊंगा और जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो मैं आपको लिखाता जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों के प्रति जो अपराध होते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान में जब भी किसी कानून की बात आए तो सबसे पहले आपका ध्यान हमारे संविधान के ऊपर जाना चाहिए। चाहे उसकी बात की हो चाहे ना की हो, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये प्रयास करना चाहिए कि जिस भी विषय पर कोई कानूनी बात हो रही हो, किसी भी विषय पर, इस एग्जाम की बात नहीं, कहीं पर भी अगर किसी भी विषय पर कोई कानूनी बात हो रही हो तो सबसे पहले आपको भारत के संविधान का संदर्भ लेना है कि क्या उसके बारे में हमारा संविधान कोई बात कहता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोशिश करनी है, अगर मिल जाए तो बढ़िया बात, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ना है। तो यहीं पर हमें बच्चों के प्रति अपराध और उनके बारे में कहा। बच्चों के प्रति अपराध क्या हो सकते हैं, पहले तो अपराध पर बात कर लेते हैं। बच्चों के प्रति अपराध क्या हो सकते हैं? बच्चों का अपहरण हो सकता है, बच्चों को उठाकर ले जाते हैं, बच्चों की चोरी जैसे अपहरण कहते हैं ना, बच्चों को उठा करके ले जाते हैं, बच्चों को बंधुआ मजदूर बना करके उनसे काम करवाया जाता है, बच्चों को होटलों पर, खानों में, है ना, फैक्ट्रियों में बच्चों से काम करवाया जाता है, बच्चों को बंधुआ मजदूर रख लिया जाता है, बच्चों का यौन शोषण होता है, छोटी बच्चियों से बलात्कार होता है। ये सभी काम जो है, ये सभी घृणित कार्य बालकों के प्रति अपराधों में आता है। तो इनकी एक्सप्लेनेशन अपने को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बच्चों के प्रति अपराध होने वाली चीज़ें हमें अच्छी तरीके से पता है, तो उनको लिख करके आधा पेज, एक पेज भरने की औपचारिकताएं हमको करने की आवश्यकताएं नहीं है। हम सीधा किस पे चलेंगे? कानूनों पर चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कानून कौन सा है? भारत का संविधान। हालांकि ये बात इस पीडीएफ में नहीं है, लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि संविधान कहाँ कहाँ, कौन कौन से अनुच्छेदों में बच्चों के प्रति बात करता है, बच्चों के लिए काम करता है, बालकों के लिए बात करता है। तो भारत का संविधान, भारत का संविधान क्या बात करता है? बच्चों के प्रति कौन कौन से अनुच्छेद है जो सीधी या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के प्रति बात करते हैं? तो पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 15 की। अनुच्छेद 15 ये क्या है? एक तरह से मूल अधिकार है। ठीक है, जिस तरह से हमने महिलाओं वाले कानून पढ़े उसमें भी हमने अनुच्छेद 15 लिखा था। उसमें क्या था? अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य जो है बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। तो ये क्या है? महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। कौन?
राज्य बना सकता है। इसको और आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान, जहां से आपने पॉलिटी पढ़ा है राजस्थान पुलिस के लिए, उसी चैप्टर में आप जाइए और वहां पर अनुच्छेद 15 को पढ़िए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, पहला अनुच्छेद 15 है। उसके बाद आपको मिलेगा अनुच्छेद 21A। हिंदी में ए को कै लिख सकते हो, चाहे 21A लिखो चाहे 21 कै लिखो, एक ही बात है। तो कभी कभी घबरा मत जाया करो, कई विद्यार्थी सोचते हैं कि 21 कै कुछ अलग है या 21A अलग है। अंग्रेजी में इसको 21A लिख देते हैं, हिंदी में शुद्ध हिंदी में लिखना चाहो तो 21 कै लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्या बात करता है? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का मूल अधिकार लिख लो। और कि कौन से बच्चों को? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 21A प्रोवाइड कराता है। कहीं ना कहीं बच्चों की सुरक्षा तो कर रहा है भाई। अगर किसी बच्चे को स्कूल भेज दिया जाए परमानेंट और ये उसका अधिकार है, उसको अगर मान लो किसी बच्चे के माता पिता के पास पैसा नहीं, बिल्कुल गरीब है, वो अपने बच्चे के लिए स्कूल की किताबें, उसका बैग, उसकी स्कूल ड्रेस, उसका खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो मजबूरी में क्या करते हैं, उनका बच्चा किसी होटल पर काम करने जाता है, किसी खान पर काम करने जाता है, किसी फैक्ट्री में काम करने जाता है। अगर उसी बच्चे को फ्री में स्कूल भेज दिया जाए तो हम क्या कर रहे हैं? अपराध होने से, बच्चे का शोषण होने से बचा रहे हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टली काम तो आ रहा है। तो भारत का संविधान, उसका अनुच्छेद 21 कै पूछा जा सकता है सीधा सीधा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 कै निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा क्या मूल अधिकार से। इसमें क्या होता है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एजुकेशन दिया जाता है। अब आपके घर परिवार के आसपास अगर कोई बच्चा हो जो बिल्कुल गरीब हो, उसे अगर उसकी उम्र 6 से 14 वर्ष, छोटा बच्चा हो, तो उसे फ्री उसकी स्कूल में फ्री पढ़ाया जा सकता है। आजकल आरटी आप देखते हैं ना, गरीब लोगों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भी कुछ सीटें उनके लिए रखी जाती है ताकि वो फ्री पढ़ सकें। तो ये आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण बता रहा हूँ इसको। VVIP ये पूछा सकता है अनुच्छेद 21 है, क्योंकि वो सवाल जो 2 काम कर देते हो, वो सवाल जो परीक्षक के एग्जाम पेपर सेट करता है उसके 2 उद्देश्यों को पूरा करता हो, वो सवाल पूछे जाने की उसकी इच्छा ज्यादा होती है। क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये पॉलिटी के एंगल से भी काम पूरा करेगा और इस वाले पोर्शन से भी, इस वाले 5 नंबर के पोर्शन से भी ये काम पूरा करेगा। इसलिए हो सकता है वो यहां से सवाल उठा ले। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। इसके बाद अनुच्छेद 23, 24 ये क्या है? बलात्श्रम यानी कि बेगार और बाल श्रम। 23 से संबंधित है किससे? बलात्श्रम से। 24 किससे संबंधित है? बाल श्रम से। बच्चों से मजदूरी कराने से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 24 से आपको याद रखना है। ठीक है, तो बच्चों से मजदूरी कराने का निषेध करने वाला अनुच्छेद कौन सा है संविधान का? अनुच्छेद 24 है। और बलात्श्रम, बिना पैसे की मजदूरी कराने वाला, ये तो दोनों के लिए लगेगा, महिलाओं के लिए भी लग सकता है, किसी के लिए लग सकता है। तो बच्चे और महिलाएं ज्यादा इनसे पीड़ित होते हैं, तो उन्हीं के लिए इनकी बात कर दी जाती है। तो आपको अगर 23 ना याद रखो ना, तो 24 तो करना ही करना, ये स्पेशल है, बाल श्रम के लिए स्पेशल है, इसको तो याद करना ही करना है। अनुच्छेद 24 बाल श्रम का निषेध करता है। निषेध करने का मतलब है रोक लगाता है, मना करता है। तो अनुच्छेद 23 और 24 आपने देखा। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 क्या बोलता है? बच्चों को फ्री शिक्षा, वही वाला, ये वाला। ठीक है,
राज्य को देनी चाहिए। डीपीएसपी का हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्वों का हिस्सा है। हमारा संविधान का भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करता है, और उसमें अनुच्छेद 45 जो है वो कहता है सरकार से कि आप अपने राज्य में बच्चों को, छोटे बच्चों को जिनकी उम्र 14 साल से कम है, उनको आप निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देंगे, ये बात करता है। तो अनुच्छेद 45 याद रखिएगा। और अनुच्छेद 51A, इसमें मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में एक अंतिम कर्तव्य जो बाद में जोड़ा गया 2002 में, वो कर्तव्य क्या है? सभी माता पिता यानी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को निशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो अनुच्छेद 51A है, ये भी बच्चों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर ये जितने अनुच्छेद मैंने आपको लिखाए, इनको बच्चों के कल्याण के संबंध में आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे। तो ये हमारा संविधान क्या बात करता है, हमने उस पर देखा। ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। अब आते हैं हम अधिनियमों पर। इनको अच्छे से पढ़ना है। संविधान वाले सवाल तो हो सकता है कि पॉलिटी के एंगल से पूछे, तो आपको साधारणतः याद रहेंगे। अब हमारी बात जो है वो आएगी कि बच्चों के लिए विशेष अधिनियम कौन कौन से बने हुए हैं और वो क्या बात करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, दूसरा हो जाएगा कानून इसके ऊपर। पहला तो अपन ने संविधान लिख लिया, अब दूसरा देखते हैं बालक एवं किशोर श्रम निषेध अधिनियम। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। शॉर्टकट याद रखो आप तो पूरी, क्योंकि सवाल एमसीक्यू के हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो बाल, बाल मतलब बालक हो गया, और किशोर, किशोर का मतलब बच्चे से थोड़ा बड़ा लेकिन 18 से कम। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। वर्ष जरूर याद करना। मैं जो भी अधिनियम आपको यहाँ लिखाऊं, जो भी कानून आपको, अधिनियम कानून एक ही बात होती है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखा होता है एक्ट, हिंदी में लिखेगा अधिनियम या लिख देगा कानून। ठीक है, तो किसी भी मैं अधिनियम जो आपको लिखाऊं, उस अधिनियम का वर्ष आपको जरूर याद करना है। एक सवाल गारंटी के साथ किसी ना किसी अधिनियम का उसके वर्ष से मिलान करने वाला, या फिर सीधा पूछ लेगा कि बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया। ठीक है, ये क्या बात करता है? देखो सीधी सी बात है, आपको इसका हेडिंग बता रहा है कि किस पर बात कर रहा है। बाल एवं किशोर मतलब बच्चा और थोड़ा बच्चे से ऊपर। श्रम मतलब कि मजदूरी, बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक लगता है। क्या क्या बात करता है उस पर अपन बात करते हैं। ये अधिनियम क्या बात करता है? ये बात करता है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक कार्य कराना अपराध है। क्या बात करता है? 14 वर्ष तक के बच्चे से, लिख लो स्टार बना के, 14 वर्ष तक के बच्चे से किसी भी प्रकार का खतरनाक व गैर खतरनाक कार्य करवाना अपराध है, क्राइम है। ठीक है, तो कितना याद रखोगे? 14 वर्ष तक के बच्चे से कुछ भी नहीं करवाओगे। ये अधिनियम क्या बात करता है? 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक से किसी भी प्रकार का खतरनाक एवं गैर खतरनाक, मतलब दोनों आगे, चाहे कार्य खतरनाक है चाहे नहीं है, अगर बच्चे की उम्र 14 वर्ष से कम है तो उसे किसी प्रकार का कार्य आप मजदूरी के रूप में उससे नहीं करवाओगे। और ऐसा अगर करवाते हो तो वो क्या है? संज्ञेय अपराध है। अपराध है, अपराध भी कैसा है? संज्ञेय अपराध। ठीक है, तो आप
संज्ञेय अपराध है, ये बात इसमें याद रखेंगे। ठीक है, बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है। संज्ञेय का मतलब क्या होता है? शक होने पर, शंका होने पर बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार किया जा सकता। ठीक है, अब आई बात, फिर हम देखते हैं इसमें ये जो है। अब इसमें देखो, हम जनरली क्या सोचते हैं कि 18 वर्ष के लड़के को आप किशोर मानोगे। जनरली अपने कंसेप्ट है कि 18 वर्ष से छोटा माइनर होता है, और बात सही है। लेकिन ये अधिनियम थोड़ा अलग बात करता है, ये दो कैटेगरी बनाता है। आगे बढ़ेंगे अपन। ये मूल बात हो गई। पहला आपको इसका वर्ष याद रखना है कि कौन से वर्ष पारित हुआ, उसके बाद में इतनी सी ये बात याद रखनी है। और अपराध कैसा है? ये संज्ञेय अपराध है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। इसमें क्या हुआ, बाद में एक संशोधन किया गया 2016 में। ये जो अधिनियम है ना, 86 में बन गया। अब ऐसा तो है नहीं कि जो बात 86 में कही गई वो अटल सत्य है। कई बार इनमें परिवर्तन भी करना होता है, क्योंकि समय, देश काल, स्थिति के अनुसार चीजों में परिवर्तन होता है। तो समय के साथ हो सकता है कि किसी अधिनियम में जो प्रावधान पुराने टाइम में थे उनमें थोड़ा परिवर्तन करें, थोड़ा उनको और कठोर करें या थोड़ा और लचीला करें, तो ऐसा परिवर्तन होता रहता है। तो 2016 में संशोधन हुआ। तो आगे हम इसमें लाइन लिखेंगे, 2016 का संशोधन बच्चों को दो प्रकार में बांटता है। 2016 में इसमें एक अधिनियम, संशोधन अधिनियम लाया गया, और ये जो अधिनियम है ये बच्चों में एक विभेद करता है, मतलब बच्चों को थोड़ा दो प्रकारों में बांटता है। ठीक है, बच्चों को, ये वाला ऐसा बना लीजिए तीर, बच्चों को दो प्रकारों में बांटता है। ठीक है, एक तो चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे, दूसरा 14 से 18 के बच्चे। ठीक है, ये दो कैटेगरी बन गई। 2016 का संशोधन क्या करता है, बच्चों में, वैसे 18 वर्ष से नीचे के सब बच्चे होते हैं, लेकिन ये क्या कर दी इन्होंने, 14 और 18 ये दो कैटेगरी बना दी। पहली कैटेगरी कौन सी, 14 से कम, कोई कार्य नहीं करवाओगे, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं, किसी भी प्रकार का कार्य नहीं। सिंपल सी बात, 14 वर्ष से छोटा बच्चा है, किसी भी जगह पर उसको काम पर नहीं लगाया जाएगा, चाहे कि होटल से लेकर के बड़े बड़े कारखानों तक, कहीं पर भी उससे आप मजदूरी नहीं करवाओगे। ये बात कहता है 2016 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, फिर 14 से 18 वर्ष के जो है वो क्या बात करता है कि किसी भी ऐसे उस पर काम नहीं करवाओगे जो बहुत खतरनाक हो। ठीक है, इसमें क्या बोला, खतरनाक कार्य या जोखिम वाले कार्य नहीं करवाओगे। ठीक है, मतलब कि दो कैटेगरी बच्चों की बना दी। ये सवाल आ सकता है आपके कि बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 के अनुसार कोई एग्जाम्पल देके पूछ सकता है, फला फला लड़का 16 साल का है और वो एक होटल पर चाय की सर्विस करता है, चाय पकड़ाने का काम करता है ग्राहकों को, क्या ये अपराध है? नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र कितनी है, 16 साल है। जो 14 से 18 के बीच आता है वो, उसमें क्या रोक लगी है, खतरनाक कार्य नहीं करवाओगे। कम खतरनाक है या फिर खतरनाक नहीं है वो करवाए जा सकते हैं।
जो कार्य खतरनाक नहीं है उनमें क्या हो गया, उनमें अलाउ हो गया, उनमें वो कार्य कर सकते हैं। तो अभी हम कई बार देखते हैं ना, हाईवे पर जो होटलें होती है उनमें कुछ बच्चे काम करते हैं, हमको लगता है कि ये बच्चे छोटे हैं, लेकिन उनके जो मालिक वगैरह होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होशियार होते हैं और बच्चों का जो एज सर्टिफिकेट होता है उसको थोड़ा बढ़ा कर रखते हैं, ठीक है। तो उसमें उनकी उम्र वो कितनी दिखाते हैं, 16 साल, 17 साल, 14.5 साल, 15 साल के आसपास दिखाते हैं, ताकि जब भी निरीक्षण करने वाला आए तो उसको एक हल्का सा वो अपना इंटरनल रखते हैं, उस बच्चे की उम्र 14 से ऊपर होती है, या तो होती है, फिर वो जाली उनके बना करके उसमें रखते हैं, ठीक है। तो 2 कैटेगरी आप मानेंगे, 14 से छोटे बच्चे का तो कहीं पर भी काम नहीं करवाओगे, 14 से 18 के बीच के बच्चे होंगे उनको खतरनाक कामों में नहीं लगाओगे। अगर किसी खान में आपने चाहे वो 14 से 18 का हो बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी खान में, किसी पटाखा फैक्ट्री में, किसी हथियार बनाने वाली फैक्ट्री में, किसी लोहे की मिल में, किसी रोलिंग मिल में अगर आपने उस बच्चे को लगा दिया तो वो अपराध है। खतरनाक काम नॉट अलाउ। 18 साल से छोटे बच्चे को खतरनाक काम तो आप करवा ही नहीं सकते, लेकिन जो कम खतरनाक काम है उनमें आप 14 से 18 के बच्चे को करवा सकते हो, और 14 से छोटा तो बिल्कुल मनाही है, चाहे काम कितना ही आसान हो। 14 वर्ष के छोटे बच्चे का जीवन भगवान का जीवन होता है, ईश्वर, बच्चों को ईश्वर का रूप कहा जाता है, आप ईश्वर से काम नहीं करवा सकते। उसका जो उसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसका प्राकृतिक उसका विकास जो होना है वो उसका जीवन आप उससे, उसकी खुशियाँ, उसके खेलने कूदने के दिन उससे आप नहीं छीन सकते, इसलिए 14 साल से छोटे बच्चे को काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि कई बच्चे जो है खेत में या घर परिवार में, या जो गाने बजाने वाले लोग होते हैं, जो कलाक्रमी लोग होते हैं, जो कला का प्रदर्शन करते हैं ना, हम देखते हैं कई छोटे छोटे गायक कलाकार भी आपने देखे होंगे जो 8 या 10 साल के होते हैं, उनके माता पिता उनसे स्टेज पर परफॉर्म करवाते हैं, वो इसमें नहीं आएगा। आपके दिमाग में आए ना, कई छोटे बाल कलाकार भी होते हैं, आपने धारावाहिक देखें, एपिसोड देखें, जैसे एक पहले शायद कलर्स पे आता था, छोटी बच्ची, वो चकोर वाला नाटक ड्रामा धारावाहिक था, ठीक है, बाल मजदूरी पर था, बंधुआ मजदूरी पर आया था। इसमें एक छोटी बच्ची जो शायद 14 साल की नहीं थी, चकोर नाम उसमें होता है उसका, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ उसे धारावाहिक का, जिसमें वो छोटी 14 साल बहुत छोटी बच्ची होती है चकोर, जो उसका नाम था उड़ान, शायद उसका नाम उड़ान, ठीक है। उस उड़ान धारावाहिक में वो छोटी बच्ची बंधुआ मजदूरी पर ही था, वो बाल अपराध पर ही बना हुआ था, तो उसमें वो परफॉर्म करती है। तो फिर आप तो कहोगे कि जिस बात पर बात हो रही है उसी का पालन नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। कला के प्रदर्शन में, और वो भी एक लिमिट टाइम तक, कला के प्रदर्शन में या फिर घरेलू कार्य में माता पिता का हाथ बटाना इस श्रेणी में नहीं आता, वो इससे दूर रहेगा। तो आप थोड़ा सा स्टार बना के लिखेंगे, कला का प्रदर्शन और घरेलू कार्य में स्कूल के बाद माता पिता का हाथ बटाना बाल श्रम की श्रेणी में नहीं आता और ये अपराध नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि अगर जैसे मान लो आपके घर में कई ऐसे परिवार हम देखते हैं, राजस्थान में भी है, जो उनकी पुश्तैनी कलाएं हैं, जैसे मान लो हस्तशिल्प का काम है, मूर्तियों का काम है, तो उनके छोटे छोटे 8, 9, 10 साल के बच्चे भी वो काम जानते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, माता पिता के साथ में बैठकर छोटा मोटा हाथ बटाते रहते हैं। जैसे हम देखते हैं रोड किनारे कहीं मूर्तियां वाले रहते हैं, जैसे भी नवरात्रा का सीजन चल रहा है, तो नवरात्रा में आपको इस बार तो कम है कोरोना की वजह से, वरना सड़क किनारे आपको माता जी की
माता रानी की बहुत सारी तस्वीरें लिए हुए या फिर उनकी मूर्तियां लिए हुए बाल कला, जो बच्चे बैठे होते हैं उन्हें माताओं के साथ, तो वो भी उनमें कुछ लेप वेप करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कलाएं जिनमें बच्चे माता पिता का सहयोग करते हैं। खेती बाड़ी के काम में भी कई बार बच्चे हाथ बटा लेते हैं, तो वो अपराध नहीं होगा क्योंकि वो घरेलू काम की श्रेणी में आएगा, तो उसे आप छोड़ दीजिएगा, वहां पर उसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगली चीज और देखते हैं, और क्या है। अब फिर वो 14 से 18 वाला बच्चे हैं, तो अगर बच्चे कहीं काम कर भी रहे हैं तो 3 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जाएगा। तीन घंटे से ज्यादा लगातार कार्य नहीं करवाया जाएगा। बच्चे से 3 घंटे से ज्यादा लगातार कार्य नहीं करवाया जाएगा। हालांकि पूछेगा नहीं, पर पूछ ले तो ध्यान रखना, 3 घंटे बच्चे ने काम किया, उसके बाद उसको क्या होगा, इंटरवल देना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अंतराल देना पड़ेगा। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगे। ये कुछ चीजें हैं जो बाल किशोर श्रम अधिनियम में हमको याद रखनी है। ठीक है, और जो व्यक्ति इनका उल्लंघन करेगा उसको सजा होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें देखो एक और कानून है जिसमें कुछ ज्यादा नहीं है, आपको सिर्फ उसका वर्ष याद करना। तीसरा कानून जो है वो कौन सा है देख लेते हैं, सिर्फ वर्ष याद करना है, इसमें इतना ही दिया हुआ है, बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976। बंधुआ मजदूर प्रणाली उन्मूलन अधिनियम, और इसका वर्ष होगा 1976। ठीक है, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता, सिंपल सी बात है, बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी, देखो नाम है ना, इतना लंबा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 शब्द याद रखो, बंधुआ मजदूर अधिनियम, इसका मतलब समझ गए आप। और एग्जाम में आपके सामने एमसीक्यू आएंगे, खाली पन्ना तो है नहीं कि पूरा रट के जाना उस बार के आना। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 ये क्या बात करता है, बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। बंधुआ मजदूरी आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो बता दूं कि बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है कि आप बंध गए, आपके साथ सौदा हो गया कि आप, जैसे आपके माता पिता ने, आपके तो क्या, आप तो काफी सौभाग्यशाली है जो पढ़ रहे हैं, कई ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी किस्मत खराब कह लो या फिर जो भी है प्रकृति का उनके प्रति कोई दुष्प्रभाव है, उन बच्चों के या तो माता पिता बचपन में गुजर जाते हैं, अनाथ हो जाते हैं, या उनके माता पिता इतने ज्यादा कर्ज में डूब जाते हैं कि उनका जो मालिक होता है खेत का या जगह का, वो उन बच्चों से कार्य करवाता है और उन्हें या तो वेतन देता नहीं है, केवल खाने पीने के खर्चे पर उनको रख लेता है, या फिर उनको बहुत कम मजदूरी देता है, और बच्चे जब तक जवान होते हैं, मैच्योर होते हैं, तब तक उनको वहीं उस जगह पर कार्य करना होता है। ऐसे बहुत सारी जगह आप इससे जो है परिचित होंगे। तो ये बंधुआ मजदूरी पर रोक के लिए कानून बनाया गया 1976 में, इतना याद रहेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम। बाल विवाह निषेध बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसका वर्ष है 2006। अच्छी तरीके से याद करके जाओगे, बाल विवाह का सीधा वर्ष पूछ लिया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा याद कर लेना पुराना कानून कौन सा था। पुराना कानून 1929 था, ये शारदा एक्ट भी इसे बोलते हैं। पुराना कानून कब आया था, 1929 में, ये शारदा कानून था। ठीक है, ये शारदा कानून था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। वर्तमान वाला ये है, ठीक है, ये वर्तमान है,
अभी आज की तारीख में आप पूछ ले कि वर्तमान बाल विवाह कानून निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया, तो आप जाएंगे 206 में। ठीक है। आप कहेंगे शारदा कानून किस वर्ष पारित हुआ, तो आप कहेंगे 1929। ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये क्या क्या बात करता है। बाल विवाह होता क्या है, बाल विवाह क्या होता है, तो बच्चों का विवाह, आप अच्छी तरीके से परिचित है, बच्चों का विवाह क्या होता है, बाल विवाह। तो शादी के वक्त लड़का या लड़की दोनों में से, या तो दोनों की या दोनों में से किसी एक की उम्र 18 वर्ष से कम है, तो वो क्या होगा, बाल विवाह होगा। ठीक है। कोई भी एक नाबालिग है तो उसे बाल विवाह कहा जाएगा। शादी के लिए लड़के की 21, लड़की की 18। ठीक है। दोनों की 18 मत मानना, इतना याद कर लो, दोनों में से कोई एक नाबालिग हो तो क्या होगा। आप जानते हैं, मुझे पता है कि आप ये डेफिनेशन अच्छी तरीके से जानते हैं। दोनों में से कोई एक नाबालिग हो, दोनों हो तो दिक्कत ही क्या है, कम से कम दोनों में से कोई एक नाबालिग हो तो बाल विवाह। तो ध्यान रखना, लड़के की उम्र आपको पता है 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष। अब इनमें से किसी एक की भी कम होगी, दोनों की है तब भी होगा, और कि कम से कम किसी एक की उम्र भी 18, लड़की की तो 18 से कम हो सकती है या लड़के की 21 से कम हो, तो वो विवाह कैसा विवाह कहा जाएगा, वो विवाह बाल विवाह कहा जाएगा। ये आप याद रखिएगा। ठीक है। अब ध्यान रखो इसमें अपराध क्या क्या है, कैसे अपराध कब माना जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां से सवाल पूछा जा सकता है। यदि कोई पुरुष 18 वर्ष से ऊपर का पुरुष है, यदि कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का पुरुष है वो बाल विवाह करेगा तो कठोर कारावास उसको होगा और 2 वर्ष तक की उसे सजा हो सकती है। ठीक है। और 1 लाख रुपए का जुर्माना इसमें होगा। ठीक है। तो उसकी सजा कितनी होगी, 2 वर्ष, सभी में 2 वर्ष है। बाल विवाह के अपराध में सजा कितनी होगी, 2 वर्ष की सजा होगी और 1 लाख का जुर्माना। 1 लाख का क्या है, जुर्माना है। तो 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना कब होगा, यदि कोई 18 वर्ष से अधिक उम्र का पुरुष किसी नाबालिग से विवाह करता है, किसी लड़की से विवाह करता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, पुरुष बाल विवाह करता है तो अपराध है वो, क्योंकि इसमें 2 वर्ष की सजा हो जाएगी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा। पर ये सवाल थोड़ा नहीं आएगा क्योंकि रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, डिसीजन है, जिसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्योंकि यहां ऐसा भी हो सकता है कि लड़का 19 वर्ष का हो और लड़की 20 वर्ष की हो, या लड़की खुद 19 वर्ष की हो, तो फिर यहां लड़की तो वैलिड है और लड़का 18 से ऊपर का सजा किसे देंगे, है ना। तो थोड़ा गड़बड़ होगा, पर आपको उतना नहीं जाना है। आप तो इतना रखो यहां पर याद कि 2 वर्ष की सजा होगी। कुछ चीजें इसमें गलत भी है, कई जगह इसमें ऐसी गलतियां हैं जो मैं आपको अवॉइड करवा रहा हूं, उन पर नहीं करना, क्योंकि वो खुद एग्जामिनर जो सवाल बनाएंगे वो खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वहां से सवाल आने वाला नहीं है। तो आप इतना याद रखेंगे कि बाल विवाह की स्थिति में सजा कितने साल की होगी, 2 वर्ष की होगी और 1 लाख रुपए का जुर्माना। और बाल विवाह अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया, ये आप याद रखेंगे, इतनी काफी। और जो भी इसमें बाल विवाह करवाने वाला, बाल विवाह कराने वाले माता पिता या फिर जो संरक्षक होते हैं ना, चाचा ताऊ मामा, जो भी उस विवाह की जिम्मेदारी लेके रखते हैं, उनको भी सजा हो सकती है अगर वो करवाते हैं। तो कितनी होगी, वही 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना। 2 वर्ष की सजा और 1 लाख का जुर्माना होगा।
यहां ध्यान रखना विशेष बात, बाल विवाह में किसी स्त्री को सजा नहीं मिलेगी, इस बात को विशेष रूप से याद रखना। किसी महिला को कारावास नहीं होगा, ये माता हटा लो नहीं चाहो तो, ठीक है, कारावास नहीं होगा। जैसे मान लो कहीं बाल विवाह हो रहा है और उसकी शिकायत हो गई, पुलिस पहुंच गई, पूरी कार्रवाई होगी, वो विवाह उसके माता पिता दोनों करवा रहे हैं, तो सजा किसको होगी? पिता को होगी, माता को जेल नहीं होगी। स्पेशल याद रखिएगा इस लाइन को, कोई नहीं बताएगा आपको कि बाल विवाह का अपराध जो होगा उसमें लड़का लड़की जो भी है उसकी माता को, महिला अगर उसमें इन्वॉल्व है तो उस महिला को सजा नहीं होगी, महिला को जेल नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो आप ये बात हम देखते हैं ना, कई बार ढानियों वगैरह में, राजस्थान के गांवों में जब बाल विवाह होता है और जब शिकायत हो जाती है, पुलिस पहुंचती है, तो घर के पुरुष जो होता है ना वो दूर भागते हैं, महिलाओं को घर पे ही छोड़ के जाता है। एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद इस अधिनियम में उनको कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। हालांकि इतनी जागरूकता नहीं है, पर सिंपल से अपन बात कर सकते हैं कि महिलाओं का डिसीजन पावर नहीं होता। भाई किसी घर में बाल विवाह हो रहा है तो उसकी लड़की की दादी या लड़की की माता है, उसकी इतनी ज्यादा डिसीजन मेकिंग में उनका रोल नहीं होता है, वो इतने निर्णय नहीं लेती, घर के पुरुष लोग हैं वही निर्णय लेते हैं। तो कुल मिलाकर उस कार्य के प्रति जिम्मेदार कौन है? पुरुष लोग ही, इसलिए महिलाओं को इसमें भागीदार नहीं बनाया जाता, ये आप याद रखेंगे। तो बाल विवाह कंप्लीट हुआ, इसके ये वाले नियम हमने पढ़े, यहां से सवाल आ सकते हैं। अगला अधिनियम देखते हैं, 5वां है पोक्सो एक्ट, पोक्सो अधिनियम। ये पोक्सो के नाम से ही फेमस है, इसका पूरा मैं आपको लिखा देता हूं, पर ज्यादा फेमस अखबारों वगैरह में ये हमेशा पोक्सो के नाम से रहेगा। वर्ष जरूर याद कर लिएगा, कोई सवाल आए ना आए, इस वाले अधिनियम का सवाल 10 में से 1 सवाल इस अधिनियम का 100% आएगा। इस अधिनियम का, इस पोक्सो एक्ट से संबंधित सवाल 100% आएगा, पक्का गारंटी के साथ हम कह सकते हैं कि ये अधिनियम और इस अधिनियम से सवाल जरूर आएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है वो पढ़ लेते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। हिंदी में अर्थ इसका लिखें तो यौन शोषण या अपराध से बच्चों की सुरक्षा, और लास्ट में लगा दो अधिनियम। और इन शॉर्ट इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पोक्सो, ठीक है। तो पोक्सो के नाम से इसको ज्यादा जाना जाता है, हिंदी में भी इसको ऐसे पोक्सो एक्ट लिख करके बताते हैं। एक्ट मतलब अधिनियम, ठीक है। तो इसका वर्ष आप याद रखेंगे, 2012 इसका वर्ष है। ये लागू कब हुआ? देखो ये तो पारित हुआ, अब एक सवाल लागू होने का भी बनता है। तो लागू बाल दिवस के अवसर पर हुआ था 14 नवंबर 2012, ठीक है। 14 नवंबर 2012, 14 नवंबर 2012 को ये लागू हुआ, इसको आप याद रखेंगे। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सजा कितनी है वो देख लेते हैं। काम क्या है? यौन शोषण है ना, यौन शोषण, बच्चों का, छोटी बच्चियों का बलात्कार करने वाले अपराध से संबंधित ये है, ठीक है। तो बच्चों के यौन शोषण, बच्चों के यौन शोषण से संबंधित
अपराध, ठीक है। तो बच्चों के यौन शोषण से संबंधित अपराध है, उनमें सजा कितनी होगी? उनमें सजा कितनी होगी? 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, कम से कम 7 वर्ष और अधिकतम कितनी होगी? आजीवन कारावास। तो छोटे बच्चों के प्रति यौन शोषण के अपराध है, उनमें सजा कितनी होगी? 7 वर्ष से कम नहीं हो सकती, मतलब 7 से लेकर के आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। अब अगर अपराध करने वाला लोक सेवक हो, ये तो साधारण उसका है, साधारण व्यक्ति का है। अगर अपराध करने वाला लोक सेवक है, लोक सेवक द्वारा यौन शोषण का अपराध हो, लोक सेवक कौन, ये इस एक्ट ने बताया है। लोक सेवक कौन हो सकता है? कोई अधिकारी हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, हॉस्पिटल का डॉक्टर हो सकता है, हॉस्पिटल का नर्सिंग कर्मचारी हो सकता है, स्कूल के अध्यापक हो सकते हैं, ठीक है। जो आपके स्वास्थ्य कर्मी होते हैं, आंगनबाड़ी वगैरह में जो कर्मचारी होते हैं वो हो सकते हैं। तो ये लोग हैं, विशेषकर इसमें हॉस्पिटल के कर्मचारी, स्कूल के टीचर, उनके प्रति यह है। तो अगर कोई लोक सेवक द्वारा यौन शोषण का अपराध होता है तो उसमें न्यूनतम कितनी सजा है? 7 की बजाय 10 साल और अधिकतम कितनी है? आजीवन कारावास, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद कर लिएगा। पोक्सो एक्ट में अगर साधारण व्यक्ति के द्वारा अपराध किया जाता है तो उसे 7 साल की कम से कम सजा है और मैक्सिमम कितनी है? आजीवन कारावास की। और अगर वही अपराध, यौन शोषण का अपराध कोई लोक सेवक द्वारा करता है, द्वारा किया जाता है, तो उसे कम से कम 10 साल की सजा और कम से कम 10 साल की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास तक भी हो सकती। क्यों ज्यादा क्यों किया गया? यहां तो 7 ही है, यहां 10 कर दी। करने का कारण क्या? लोक सेवक इसके प्रति समाज, इसकी जो है समाज के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। लोक सेवक मतलब क्या है? लोगों की सेवा करने वाला और रक्षा करने वाला ही जब बख्शक बन जाए तो उसकी फिर किसको दोष दिया जाए, इसलिए उसको अधिक सजा देने का एक्ट जो है, अधिनियम जो है वो बात करता है। इसके आगे अपन देखते हैं बच्चों का विज्ञापनों में उनका लैंगिक उत्पीड़न करना, बच्चों का एक तरह से अशिष्ट प्रतिरूपण करना, बच्चों का अशिष्ट लैंगिक प्रतिरूपण, मतलब जैसे महिला वाले देखे ना हमने फिल्मों में बच्चों का एक, उनकी गंदी तस्वीरों को दिखाना, उनके गलत तस्वीरों को दिखाना, उनके गलत वीडियो बनाना, वो जो है उनमें जो है सजा कितनी होगी? 5 साल। ऐसा अगर कोई व्यक्ति करता है, बच्चों का यौन शोषण करता है, फोटोग्राफी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, किसी विज्ञापन में दिखाकर, चलचित्रों में दिखाकर, तब उसे उसको जो है मीडिया अगर करता है तो उसको 5 साल की सजा देने का प्रावधान है। यहां तक ये बात की गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगली बात, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, लिख लीजिएगा। पोक्सो एक्ट के तहत भाई आप कह रहे हो कि बच्चे बच्चे बच्चे, तो इसका मतलब क्या है? नाबालिग, ठीक है। कौन है? 18 वर्ष से कम उम्र का। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। लड़का और लड़की। ये पोक्सो एक्ट किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? ठीक है, लड़का और लड़की दोनों के लिए हैं। अब इसमें यह मत सोचना कि लड़का 21 का, लड़की नहीं, लड़का लड़की दोनों के लिए हैं और दोनों की उम्र जो है वो 18 से कम होनी चाहिए, तभी उनको किशोर माना जाएगा, बच्चा माना जाएगा इस अधिनियम के तहत, ठीक है। अगली बात देखते हैं और इसमें क्या परिवर्तन किया गया बाद में।
और क्या परिवर्तन किया गया है, 12 वर्ष से 12 वर्ष तक की बच्ची से बलात्कार पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। मृत्युदंड की सजा का प्रावधान है। ये बाद में संशोधन किया गया। छोटी बच्चियों के साथ जो रेप जैसी घटनाएं होती है उनमें मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे लोगों को यही हाल इनका करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये पोक्सो हो गया। खत्म करते हैं इस वीडियो में अपन इसको पूरा, ताकि ये बालकों के प्रति जो अपराध है इनका काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अगला देखते हैं अपन किशोर न्याय अधिनियम। अब कुछ नहीं, छोटे छोटे ही हैं। किशोर न्याय अधिनियम, केवल वर्ष याद करना है आपको, 2015। किशोर न्याय अधिनियम, किशोर का मतलब जानते हैं 18 साल से छोटा व्यक्ति। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम ये 2015 का है, 2015 का अधिनियम है किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो वो बच्चे जो पीड़ित हैं, ठीक है, दूसरे कौन से, वो बच्चे जो अपराध कर देते हैं। ठीक है, एक तो वो बच्चे भाई जिनको संकट आया है। ठीक है, एक तो बच्चे वो हो सकते हैं। ये अधिनियम दोनों प्रकार के बच्चों की बात करता है। दूसरे प्रकार के कौन से बच्चे हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं, ऐसे 15 साल का लड़का भी होता है जो कोई गलत काम कर देता है। अगर 17 साल का, 15 साल का, 14 साल का बच्चा अगर किसी को चोट पहुंचा दे, किसी को मार दे, तब क्या होगा, आप उसको बच्चा कह के छोड़ थोड़ी सकते हो, उसके लिए भी एक प्रणाली बनी होगी। तो वो काम कौन सा अधिनियम करता है, किशोर न्याय अधिनियम, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बात करेगा, किशोर न्याय अधिनियम बात करेगा, जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम बात करेगा। तो ये बच्चों की दो कैटेगरी बनाता है। एक तो बच्चे कौन से, जिन बच्चों के साथ अपराध हुआ है या फिर कुछ घटनाएं ऐसी है जिनमें अपराधी भी बच्चा होता है। जैसे निर्भया केस था ना, उसमें एक जो अपराधी था उसकी उम्र 18 साल से कम थी और वो उन सजा के कठोर प्रावधानों से बच गया, तो उसका जो निर्णय है वो इस वाले अधिनियम से हुआ था। ठीक है, ऐसे कई एक्ट है, ऐसी कई घटनाएं होती है जिनमें बच्चे अपराधी होते हैं और उनकी उम्र जो है वो कम होती है, तो उनमें यह काम आता है। इतनी डिटेल नहीं है, केवल आपको वर्ष याद करना है। ठीक है, इसके तहत क्या क्या होगा, बात आगे किशोर न्याय है ना, ऐसे जो हो गए उनमें ये वाला अधिनियम काम करेगा। 2015 इसका वर्ष याद रखिएगा। मैं आपको वही चीज लिखा रहा हूं जो अलग है, फैक्ट के रूप में है। गाथा इसके अंदर हम कहानी नहीं पढ़ने वाले, जहां से सवाल नहीं आएंगे उन चीजों को अपन छोड़ते जा रहे हैं। अगर आपको पूरा पढ़ने की इच्छा है तो जहां से आपने फॉर्म भरा है, जहां आपका सिलेबस पड़ा है, उसी वेबसाइट पर, पुलिस विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। समय आपके पास अगर बच रहा है तैयारी में तो वहां से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक और देखते हैं इसमें, इसी के अंदर है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। बाल कल्याण पुलिस अधिकारी प्रत्येक थाने में होगा। भाई जिन जिन अपराधों में बच्चे इन्वॉल्व है, चाहे वो अपराधी है चाहे वो पीड़ित है, उनमें इस अधिकारी की भूमिका होगी। एक पुलिस वाले को ऐसा अधिकारी बनाया जाएगा, उसको ऐसी जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो इस पर काम करेगा। ठीक है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे CWPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। ये बात ये अधिनियम कहता है। तो बाल कल्याण पुलिस अधिकारी की संकल्पना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत हुई है, तो आप कहेंगे किशोर न्याय अधिनियम के तहत हुई है। ठीक है, ये वाली चीज इसमें हमको याद करनी है, और कुछ विशेष इस अधिनियम में है नहीं। ठीक है,
एक सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी बनाई जाती है। हल्का सा याद कर लो, कौन से एक्ट के तहत है? सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट भी तैयार की जाती है इसी एक्ट के तहत, ठीक है। सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट, जिस बच्चे ने अपराध किया है या जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है उसकी पीछे का बैकग्राउंड कैसा है, उसका घर परिवार समाज, उसका मोहल्ला आस पड़ोस कैसा है, इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये वाली बात भी इसी अधिनियम के तहत होगी, ये हमको याद करना है। इसके बाद हमको जो बात याद रखनी है, ये हो गए पूरे आपके अधिनियम, ठीक है। इसके बाद एक केस है, इन्होंने इसमें डाल रखा है, तो हमको बच्चों के अपराध से संबंधित या बाल अपराध से संबंधित केस है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, याद करना है सिर्फ, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस, बनाम मतलब वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट। इंडिपेंडेंट थॉट, ये जो केस है ये किस पे हुआ था? पहली बात याद रखोगे, बाल अपराध पर है। किस पर था? ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी नाबालिग से बलात्कार करता है, अगर नाबालिग से यौन संपर्क स्थापित करता है तो वो अपराध माना जाएगा, बलात्कार माना जाएगा, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो। हमने कई बार ऐसा देखा है कि छोटी लड़कियों को खरीद लिया जाता है शादी के नाम पर, उनके पति के द्वारा। पति उनका ज्यादा उम्र का होता है, लड़की कम उम्र की होती है, तो ऐसी स्थिति में उसे भी क्या माना जाएगा? बलात्कार माना जाएगा। इस केस को आप अगर एग्जाम में आए, हालांकि सवाल बनने की स्थिति में नहीं है ये केस, फिर भी अगर आए तो आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा और बच्चों के प्रति अपराध बाल बलात्कार के रूप में इसको याद रखिएगा। एक आपको अंतिम है, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन, बचपन बचाओ आंदोलन का संबंध जो है इसका कैलाश सत्यार्थी से संबंध है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, कैलाश सत्यार्थी का संबंध किससे है? बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है और इनको 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका नोबेल पुरस्कार? शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल पुरस्कार मिला था, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? इन्होंने बच्चों के कल्याण के लिए काम किया था। बच्चों के को मजदूरी करवाते हैं, बंधुआ मजदूरी कराते हैं, बच्चों का शोषण करता है, उससे बच्चों को छुड़ाने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया, उनके लिए काम किया। उस आंदोलन का नाम है बचपन बचाओ आंदोलन। तो ये सवाल भी आने की बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है कि बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी, इनके बारे में एक और जानकारी, इनको 2014 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस बात को आप याद रखेंगे। 2014 में ही मलाला यूसुफजई जो इंटरनेशनल फेमस हो गई, पाकिस्तान की लड़की थी मलाला यूसुफजई, वो 2014 में इन्हीं के साथ उसको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चाहो तो आप कॉपी में लिख लो, 2014 में कैलाश सत्यार्थी जी के साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और उसने भी बच्चों के लिए, छोटी लड़कियों के कल्याण के लिए काम किया। तो ये दोनों आप मलाला यूसुफजई को भी अलग से याद रखेंगे और कैलाश सत्यार्थी को तो करना ही करना है, मस्ट। और बचपन बचाओ आंदोलन आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने महिलाओं और बच्चों के प्रति होने वाले अपराध और उनसे संबंधित कानूनों को कंप्लीट किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम की, इनको अच्छे से याद करिएगा। अगर कोई दिक्कत लगे, कोई परेशानी आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।